नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 17वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्योपरि संकेंद्रितम, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिए गए विकल्प में से किस पर केंद्रित है। पहला दिया गया है त्रयम आर इति, यानी कि 3R पर। 3R का मतलब क्या हो गया, यहां पर देखिए 3R एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत पहला जो R होता है वो होता है राइट्स, यानी कि बच्चों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम उसकी बात करता है। दूसरा R होता है रिस्पेक्ट, यानी प्रत्येक बच्चे को आप सम्मान की नज़र से देखेंगे तभी वह सहभागिता ले पाएगा कक्षा में। और तीसरा R होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट प्रत्येक की कुछ जिम्मेदारियां तय की गई हैं, ये होता है RRR। ठीक है, पहला हो गया राइट्स, दूसरा हो गया रिस्पेक्ट और तीसरा हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में यह पूछा गया है, तो इसका जो मुख्य बिंदु है, मुख्य केंद्र बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वो RRR नहीं है। चौथा देखिए गणितीय अवधारणा, तो ये केवल गणित अवधारणा की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए केवल आंकिक अवधारणा, केवल अंकों की बात कर रहा है, तो केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से, मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पर भी आपको ये वर्ड दिख जाए केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से, वो विकल्प कभी भी सही नहीं हो सकता अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए आधारभूत साक्षरता अंक ज्ञानम च। आधारभूत साक्षरता क्या होता है? देखिए आधारभूत साक्षरता ये होता है कि बच्चा कम से कम पढ़ने और लिखने के लिए सक्षम हो जाए और बेसिक अंकों का ज्ञान उसको हो जाए। ठीक है, ये आधारभूत साक्षरता पढ़ने लिखने की बात करता है। और आंकिक ज्ञान, यहाँ पर देखिए अंक ज्ञान कहा गया है, तो यानी कि अंकों का जो बेसिक ज्ञान है और साथ ही साथ जो गणित की सामान्य संक्रियाएं हैं, जोड़ गुणा घटाना भाग, ये सब बच्चे करने में सक्षम हो जाए, इसे ही बोला जाता है आधारभूत साक्षरता। और आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है निपुण भारत योजना, जिसके अंतर्गत कक्षा 3 में प्रवेश लेने तक बच्चे को कम से कम इमरजेंट लिटरेसी आधारभूत साक्षरता आनी ही चाहिए, यानी कम से कम वो किताब को पढ़ ले और साथ ही साथ कुछ लिख ले और बेसिक अंकों का ज्ञान उसको होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी पर जोर देता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण कथावाचन विषय किम समचीनम, यानी कि कहा जा रहा है कि कथावाचन यानी कि स्टोरी टेलिंग विषय के संदर्भ में स्टोरी टेलिंग एक पेडागोजिकल टूल के रूप में निम्न में से कौन सा स्टोरी टेलिंग के बारे में सही है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि कथाया नैतिक पाठम कंठस्थ करणेन सहायम करोति, यानी कि कथा यानी कि जो स्टोरी होती है वो बच्चों को नैतिक पाठ को रटने कंठस्थ करने में सहायता करती है। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पर भी रटना, कंठस्थ, याद करना, ये जहाँ पर भी वर्ड दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। चूंकि प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो पॉजिटिव वाला ही उत्तर होगा। दूसरा देखिए अस्माकम देशस्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताम अन्वेष्टुम सहायम भवति, यानी कि हमारे देश की जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधता है उसको समझने में, उसको खोजने में एक तरीके से सहायता करती है। तो केवल कथा के माध्यम से आप क्षेत्रीय संस्कृति की विविधता को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए सर्व स्तरस्य पाठ्यक्रमे कथननाम संयोजने सहायम करोति, यानी कि कहा जा रहा है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को कथा के माध्यम से संयोजन करने में सहायता करती है। तो हर चीज़ को आप कथा के माध्यम से नहीं कर सकते। जैसे कि आप साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चा करके ही सीखेगा, या फिर अगर आप ईवीएस की बात करते हैं तो बच्चा शैक्षणिक भ्रमण करके ही सीखेगा, अपने परिवेश से सीखेगा। हर चीज़ कहानी से पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा कल्पना शक्ति सृजन शक्ति च संवर्धनम करोति, यानी कि जो कहानी कथन है, स्टोरी है, वो बच्चों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता की शक्ति में वृद्धि करती है। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। कैसे वृद्धि करती है, एक बार मैं उदाहरण देकर के आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को कहानी सुनाया जाता है दादा नाना नानी दादी के द्वारा कि एक समय में एक राजा था, वो शिकार पर गया, अचानक से उसके सामने भालू आ गया। वो क्या किया, अपने तीर कमान से निकाल करके और उस भालू को मार गिराया। उसके बाद से उसने देखा कि बहुत ढेर सारे शेर ने उसको घेर लिया। उसके बाद से उसके सैनिक ने उस राजा की जान बचाई। इस प्रकार से कोई भी कहानी हो सकता है। ठीक है, तो जो कुछ भी घटनाएं होती हैं वो घटना उस बच्चे के सामने घटित नहीं हो रही है, लेकिन बच्चा उस चीज़ों को उसी प्रकार से हूबहू
इमेजिन कर रहा होता है, कल्पना कर रहा होता है कि अरे यार अचानक से शेर आ गया। जिस प्रकार से उनकी दादी नानी के द्वारा पूरा एक माहौल बना दिया जाता है, उसी माहौल को पूरा फील कर रहा होता है लड़का। तभी आप उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को कभी देखिएगा, वो कभी कभी लगता है कि चारों तरफ से शेर घेर लिया तो वो डरा सा महसूस करेगा। फिर वो इतना उत्सुक हो जाता है कि उसके बाद क्या हुआ दादी, उसके बाद क्या हुआ नानी। तो वो उत्सुकता की वजह से चीजों के बारे में जानने के लिए सोच रहा है, क्योंकि वो पूरे सिचुएशन को अपने माइंड में इमेजिन कर रहा होता है। इसी वजह से जो कहानी होता है, कथा वचन होता है, कथा वाचन होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। यही विकल्प नंबर 4 में कहा गया, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षायाम क्रीड आधारित शिक्षा शास्त्र से यानी टॉय बेस्ड पेडागोजी संयोजनम केन संभवती। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि जो टॉय बेस्ड पेडागोजी है, टॉय बेस्ड एक्टिविटी है, उसको किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जा सकता है बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के संदर्भ में। यानी बच्चों को भाषा सिखानी है तो किस प्रकार से टॉय बेस्ड पेडागोजी को यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। टॉय मीन्स सीधे तौर पर आप खिलौना समझ लीजिए, इसी के माध्यम से हमें बताना है। पहले विकल्प में दिया गया है क्रीडकम प्रयोज्य अभिनय क्रीड़ा, यानी कि कहा जा रहा है कि रोल प्ले यूजिंग टॉयज, यानी कि जो खिलौने होते हैं उनके माध्यम से रोल प्ले कराने की बात की जा रही है। तो इसमें बच्चा निष्क्रिय रहेगा, क्यों? क्योंकि रोल प्ले किसके द्वारा हो रहा है, टॉयज के द्वारा हो रहा है। जिस प्रकार से आप लोग कठपुतली का गेम खेलते होंगे, कठपुतली के द्वारा पहले कैसे होता था कि कोई एक मैनेजर होता था जो ऊपर अपनी उंगलियों में विभिन्न प्रकार के धागों को बांध करके कठपुतली को मैनेज कर रहा होता था। तो वहां पर बच्चा क्या होगा कि इस गतिविधि के दौरान कोई जो मैनेज कर रहा है वही तो केवल उसमें एक्टिव है, बाकी बच्चा तो बिल्कुल निष्क्रिय है ना। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जिस गतिविधि में सक्रिय रहेगा उसी के माध्यम से सीख सकता है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार और जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संरचनावाद, आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं और एनसीएफ 2005 की बात करते हैं, जो कि संरचनावाद को सपोर्ट करता है। संरचनावाद ये कहता है कि बच्चे ज्ञान के प्राप्त करता नहीं है, आप केवल उनको बता देंगे तो वो थोड़ी कर लेंगे, वो खुद करके सीखेंगे, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से। जब तक सक्रिय नहीं रहेगा तब तक गतिविधि में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी यहां पर सक्रिय बच्चा नहीं था, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहां पर अभिनय रोल प्ले की बात की जा रही तो बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं, नहीं। यहां पर साफ शब्दों में लिखा गया है प्रयोज्य। प्रयोज्य का मतलब होता है कि टॉय को यूज करते हुए, यानी कठपुतलियों के सेंस में कहा जा रहा है कि उसके आधार पर रोल प्ले हो रहा है, तो ये निगेटिव है। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया, कक्षायाः एकस्मिन् प्रांतरे क्रीडक प्रकोष्ठ स्थापना, यानी कि कहा जा रहा है कि कक्षा में जिस प्रकार से रीडिंग कॉर्नर होता था, पठन कोना होता था, उसी प्रकार से यहाँ पर एक तरीके से खेल कोना यानी कि टॉय कॉर्नर बनाने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए विद्यालय में कोना नहीं बना सकते। और वैसे भी खिलौने के लिए आप इस प्रकार के खेल के लिए, जैसे बच्चों को आप बाहर फील्ड में खिलाएंगे तो उसका शारीरिक विकास भी होगा। इस प्रकार के खिलौने से खेलने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमसे प्रश्न में पूछा गया कि टॉय बेस्ड पेडागोजी होना चाहिए जिसमें खिलौने शामिल होने चाहिए, तो आप उसको विद्यालय ला रहे हैं पढ़ाने के लिए और शारीरिक गतिविधि के लिए उसके पास पहले से फील्ड अवेलेबल है। अब उसके लिए विद्यालय में अलग से खेल के लिए अलग से कोना बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, नैतिक मूल्यान शिक्षणाय क्रीड का नाम प्रयोगः, यानी कि कहा जा रहा है कि जो खिलौने हैं उनको बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने के संदर्भ में। तो देखिए प्रश्न हमसे भाषा शिक्षा के संबंध में पूछा गया है, तो भाषा शिक्षा में नैतिक मूल्य का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि बच्चे नैतिकता अन्य माध्यमों से भी सीख सकते हैं, केवल खिलौने से थोड़ी सीखेंगे। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, प्रिय कीड़ का नाम रेखांकनम। रेखांकन को क्या बोलते हैं, ड्राइंग यानी इमेज बनाने के सेंस में है, और प्रिय कीड़ का नाम यानी कि फेवरेट टॉयज। अब यहाँ पर देखिए बच्चों को बोला जा रहा है कि आप अपने फेवरेट टॉयज का यहां पर इमेज बनाइए, चित्र बनाइए। तो यहां पर एक तो बच्चा उस चित्र को बनाने में सक्रिय है, साथ ही सक्रियता के साथ कैसे इसको भाषा के साथ जोड़ा जा सकता है। देखिए बच्चा बचपन से सीखते आ रहा है, बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल। तो बच्चा जब बैट का इमेज बनाएगा इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से जब बैट का इमेज बनाएगा तो कहीं ना कहीं इसको किससे को रिलेट किया गया, बी से। तो बच्चा बी अल्फाबेट सीख रहा है, बी क्या है, बी भाषा का पार्ट है। इसी प्रकार से बच्चा जब बी फॉर बॉल बनाएगा तो ये उसका खिलौना ही तो है। बैट क्या है, उसका खिलौना ही तो है। बॉल क्या है, उसका खिलौना ही तो है। तो बच्चा ये बैट बना रहा है और बॉल बना रहा है, अपने कॉपी में इमेज बना रहा है, और बनाने के दौरान वो सक्रिय भी है। और इस बैट और बॉल को किससे को रिलेट किया गया, बी से को रिलेट किया गया। और बी क्या है, बी हमारे भाषा का पार्ट है, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है।
यानी कि बच्चे को इसमें सक्रिय भी है बच्चा, और साथ ही साथ भाषा भी इसके माध्यम से सीख सकता है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधोलिखितेषु विद्यार्थिनानां श्रवण कौशलम मूल्यांकनाय उपयुक्तम मूल्यांकनम गतिविधि, यानी कि हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित चारों विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा गतिविधि है जो कि बच्चों के श्रवण कौशल का मूल्यांकन उपयुक्त तरीके से करता है। यानी कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से बच्चों के श्रवण कौशल लिसनिंग स्किल का मूल्यांकन किया जा सकता है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है अभिनय क्रीड़ायाम चरित्राभिनयनम, यानी कि कहा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को रोल प्ले के माध्यम से बच्चे का श्रवण कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये निगेटिव है। कैसे? श्रवण कौशल होता क्या है? हम किसी दूसरे की बातों को सुन करके उसका अर्थ ग्रहण कर पाए, ये होता है श्रवण कौशल। यानी दूसरा कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को मैंने सुना और सुन करके उसका अर्थ ग्रहण किया, इसे श्रवण कौशल कहते हैं। अब बच्चा, आपको लग रहा होगा कि रोल प्ले में जब बच्चा अगले कैरेक्टर को सुन करके और उसका रिस्पॉन्ड कर रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि यहां पर भी श्रवण कौशल है, लेकिन नहीं, श्रवण कौशल नहीं होगा, क्योंकि उस रोल प्ले को निभाने से पहले, उस कैरेक्टर को निभाने से पहले कई बार रिहर्सल्स किए जाते हैं। यानी कि बच्चे को डायलॉग रटे हुए हैं कि अगला कैरेक्टर, अगला बंदा ये कुछ बोलेगा तो मुझे ये रिस्पॉन्ड करना है। तो वहां पर सुनता नहीं है वो, उसे ये पता है कि हाँ इस लाइन के बाद मेरी लाइन है और मुझे ये बात बोलनी है। तो उस समय जो अगला बंदा है, अगला कैरेक्टर है, उसकी बातों को सुन नहीं रहा है, वो बस वो देख रहा है कि हाँ उसने ये लाइन कंप्लीट कर दी, अब मुझे अपना बोलना है। यानी कि वो चीज़ पहले से उसके रिहर्सल में हो चुकी है कि अगला बंदा क्या बोलेगा और मुझे क्या बोलना है। तो ये सुन करके उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ ग्रहण पहले ही कर चुका है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, आपणम दृश्यम वर्णनम। आपण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से मार्केट, यानी मार्केट के किसी सीन का वर्णन करना। तो मार्केट का सीन जब बच्चा देखा होगा तो एक तो उसमें देखने से अवलोकन कौशल का विकास हुआ होगा, और जब उसका वर्णन करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? उसका वाचन कौशल का विकास होगा। यानी अवलोकन और वाचन कौशल का विकास होगा। प्रश्न हमसे श्रवण कौशल के बारे में पूछा गया तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, प्रातः सभायाम वृत्तिपत्र पठनम। वृत्तिपत्र को अंग्रेजी में न्यूज़पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि सुबह न्यूज़पेपर पढ़ करके क्या इसके माध्यम से श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है या फिर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है? तो वृत्ति पत्र यानी कि जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने से पठन कौशल हमारे अंदर विकसित होता है, और इसके माध्यम से हम श्रवण कौशल का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, शिक्षकेण कथायाः पुनर्पठनम। यानी कि पुनर्पठन को हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में रीटेलिंग बोलते हैं। रीटेलिंग यानी कि एक टीचर के द्वारा कोई कहानी बच्चों को सुनाया गया, और उस कहानी को सुन करके बच्चे फिर से उस कहानी को कह रहे हैं, यानी रीटेल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा कहानी को समझा होगा, जब टीचर ने सुनाया होगा, कहानी को समझा होगा, तो समझ करके ही वो अब फिर से कहानी को बता पाएगा। यानी कि बच्चा सुन करके कहानी को समझ रहा है। और श्रवण कौशल क्या होता है? किसी की बातों को सुन करके उसका अर्थ ग्रहण करना ही श्रवण कौशल कहलाता है। तो चौथे वाले विकल्प में टीचर के द्वारा जब कहानी बोला गया होगा तो बच्चों ने उस कहानी को सुना होगा और उस कहानी को सुन करके अर्थ ग्रहण किया होगा, तब अपने आवाज में उसको बोल पा रहे हैं, यानी पुनर्पठन कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा कार्ये शिक्षकः मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोगः करोति एतत् मेनू कार्ड। यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा की एक कक्षा में एक लैंग्वेज टीचर के द्वारा भाषा पढ़ाते समय एक रेस्टोरेंट का जो मेनू कार्ड होता है, यानी जिस पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन, खाने की वस्तुओं का नाम लिखा गया रहता है और रेट लिखा गया रहता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मेनू कार्ड भाषा की कक्षा में किस तरीके से देखा जाएगा, क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी स्थानीय क्षेत्र विशेष में जो कोई रेस्टोरेंट होगा, तो वहाँ का जो मेनू कार्ड होता है उसमें जो व्यंजन, जो खाने की वस्तुओं का नाम लिखा गया रहता है, वहाँ के स्थानीय परिवेश में उस वस्तु को, उस खाने वाले व्यंजन को क्या बोलते हैं उसके हिसाब से लिखा गया रहता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए चाइना में कोई एक रेस्टोरेंट है, एक ढाबा है, तो वहाँ पर जो खाने की वस्तु का नाम होगा, खाने की व्यंजन डिश का नाम होगा, वो चाइना के हिसाब से होगा कि चाइना में इस डिश को क्या बोला जाता है। और वही चीज़ जब आप इंडिया में आकर के सेम चीज़ खाएंगे तो यहाँ के स्थानीय परिवेश के हिसाब से उसको क्या बोला जाता होगा, स्थानीय क्षेत्र में उसको लोगों के द्वारा क्या बोला जाता होगा, वो नाम यहां पर मेंशन किया जाता है। यानी कि बच्चों के स्थानीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो व्यंजन का नाम है वो मेनू कार्ड में मेंशन होता है। सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए। यहां तक समझ में आ गया।
ठीक है। अब बच्चे के लिए जो स्थानीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ भाषा है वो उसके लिए प्रमाणिक सामग्री का माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने परिवेश से जोड़ करके ही चीज़ों को सीखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई खाने की वस्तु है, उसका नाम एक्स है, तो अगर आप उसको वाई बोलेंगे दूसरे देश के कंपेरिजन में, जैसे चाइना में मान लीजिए उसका खाने का वस्तु का नाम वाई है, तो अगर आप वाई बोलेंगे तो बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास उसको एक्स के नाम से जानते हैं। इस वजह से अगर आपने उसको एक्स बोला तो वो बच्चों के लिए प्रमाणिक माना जाएगा कि हाँ, वो अपने परिवेश में इसको पहले से देखे हुए हैं और इसको जानते हुए हैं। तो इसलिए जो मेन्यू कार्ड होता है वो स्थानीय विशेष से जुड़े व्यंजनों के नाम को संग्रहित किया रहता है और उसका रेट चार्ट लिखा गया रहता है। इसीलिए हम लोग इसको प्रमाणिक सामग्री के तौर पर देखते हैं, यानी भाषा शिक्षण में यह एक प्रमाणिक सामग्री होगा। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते, यानी सामाजिक तौर पर उपभाषा कौन सा है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है पहले तो आप भाषा के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई एक भाषा होती है, कोई भाषा होती है, उसी भाषा से विकार उत्पन्न होकर के कोई दूसरा भाषा जन्म लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक कोई पर्टिकुलर भाषा हो गई जो कि मानक भाषा है। अब इसमें कुछ विकार उत्पन्न हुआ, कुछ ऐसे शब्द नए जनरेट हुए जिसको लोग वहाँ के किसी पर्टिकुलर छोटे से क्षेत्र को लोग बोल रहे थे, तो इसे हम लोग बोलेंगे बोली। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोली बोलेंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर मेन भाषा में कोई विकार उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से किसी छोटे से क्षेत्रीय भूभाग के लोग अगर उसको बोल रहे हैं तो उसको बोली बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो बोली है वो क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एरिया को मिलकर के बहुत बड़े एरिया को कवर करने लगे, बड़े एरिया में कैसे फैलती है? जैसे कि मान लीजिए राजनीतिक प्रभाव की वजह से, जैसे यहाँ पे लोग जो वोट पाना चाह रहे होंगे, जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों की भाषा में वो लोग भाषण देते हैं। तो जब यहाँ के लोगों के बोली जा रही भाषा में लोग भाषण देंगे तो उसको न्यूज़ चैनल कवर करते हैं और न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये दूर दूर तक ब्रॉडकास्ट होता है, जिसकी वजह से इसका जो एरिया है थोड़ा सा बढ़ जाता है। मान लीजिए ये पहले केवल बोली थी, अब इसका थोड़ा सा एरिया में बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब एक तरीके से बोली से भाषा के तरफ आगे बढ़ रहा है, बोली से भाषा की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन अभी भी ये भाषा मानक भाषा नहीं बोली जाएगी। क्यों नहीं बोली जाएगी? क्योंकि मानक भाषा उसे बोलते हैं जिसका अपना कोई ग्रामर होता है, जिसका लिखित संहिता होता है, यानी कि उसकी शब्दावलियों का लिखित प्रमाण होता है। तो अब क्या हो गया कि देखिए, जब ये बहुत थोड़ा सा एरिया में बढ़ गया, उसके बाद से क्या होता है कि जब ज़्यादा एरिया में बोला जाने लगा, तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 ये मानता है कि बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा, उनकी मातृभाषा में पढ़ाए जाने के संदर्भ में। अब ये थोड़ा बड़े एरिया में हो गया, तो इसके वजह से अब मजबूरी बन गई कि वहाँ का जो स्कूल होगा उनकी भाषा में ही उसको पढ़ाने की मजबूरी हो गई। तो जाहिर सी बात है, उनकी भाषा में जब पढ़ाना है तो उसका कुछ ना कुछ तो एक रिटन ग्रामर होना चाहिए, कुछ ना कुछ शब्दावली होनी चाहिए। तो इसलिए अब हमारी मजबूरी बन गई कि धीरे धीरे ये क्या होता है, पूरे देश भर में फैलने लगता है। यानी बहुत बड़े भूभाग में जब बोला जाने लगेगा तो इसी लैंग्वेज का, जो एक छोटे भूभाग में बोली जा रही थी, पहले बोली थी, उसके बाद से बड़े भूभाग में फैली, अब एक बहुत बड़े भूभाग में जब फैल जाती है तो इसका लिखित संहिता होता है, इसका ग्रामर होता है और इसका एक तरीके से शब्दावलियों का लिखित लेखा जोखा होता है, जिसे हम लोग संहिता कहते हैं। और ये एक मानक भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। मानक भाषा क्यों? क्योंकि अब इसका लिखित प्रमाण है, और जब बोली थी तो उस समय इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं होता था, इसलिए इसे मानक भाषा नहीं कहा जाता था। तो ये एक बोली का मानक भाषा तक बनने का सफर होता है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। हमसे क्या बोला जा रहा है? सामाजिक भाषा, सामाजिक उपभाषा के बारे में पूछा गया है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढने गया। चौथा दिया गया है, कस्यापि क्षेत्र से लिखिता भाषा साहित्यम, यानी कि किसी क्षेत्र के लिखित भाषा साहित्य की बात की जा रही है, वो सामाजिक उपभाषा कहा जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए, सामाजिक उपभाषा का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, तो किसी पर्टिकुलर एक एरिया में लोगों के द्वारा बोली जा रही है, इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, क्यों लिखित प्रमाण नहीं है? क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ना, सामाजिक वर्ड यूज किया गया है। समाज किससे बनता है? लोगों से बनता है, यानी पर्टिकुलर किसी एक एरिया के लोगों के द्वारा ही केवल इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे हम लोग लिखित प्रमाण के तौर पर नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया, भाषा क्षेत्र स्थानांतर्गते कस्यापि क्षेत्र से भाषा विशेषता, यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र की भाषा विशेषता। तो ये क्षेत्रीय भाषा कहा जा रहा है, किसी क्षेत्र से जुड़े भाषा की बात की जा रही है, तो ये क्षेत्रीय भाषा नहीं है। अगर क्षेत्रीय भाषा होता तो डायरेक्टली क्षेत्रीय भाषा के बारे में हमसे पूछा जाता है। ये सामाजिक उपभाषा के बारे में पूछा गया है, किसी पर्टिकुलर समाज, किसी पर्टिकुलर समुदाय से जुड़े हुए लोग केवल उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्षेत्रीय भाषा अलग भाषा होती है। दूसरा देखिए, कस्यापि राज्यस्य देशस्य अथवा महाद्वीपस्य भाषा,
तो जब हम लोग राज्यों की भाषा की बात करते हैं, देश की भाषा की बात करते हैं और महाद्वीप की भाषा की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़े भूभाग हो गए। जैसे कि राज्य की भाषा की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ की राज्य की भाषा हिंदी के तौर पर देखी जाती है। तो क्या हिंदी का कोई लिखित प्रमाण नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहां पर जो भाषा बोली जाती है तमिल, तेलुगु, मलयालम, क्या उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो क्या पंजाबी भाषा का लिखित प्रमाण नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप उड़ीसा में जाएंगे तो क्या उड़िया लैंग्वेज का कोई लिखित प्रमाण नहीं है? बिल्कुल है। तो ये सभी जो राज्य, देश और महाद्वीप की भाषा होती है वो मानक भाषा होती है, ना कि सामाजिक भाषा। तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कस्यापी समुदाय से। देखिए मैंने पहले ही आपको बोला था ये समुदाय से जुड़ा होता है, पर्टिकुलर किसी एक एरिया के छोटे से भूभाग के पर्टिकुलर किसी समुदाय के द्वारा ये भाषा बोली जाती है, अथवा जन समूह से भाषा विशेषता, यानी पर्टिकुलर एक समुदाय या जन समूह के भाषा की ये विशेषता है सामाजिक उपभाषा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा अस्ति, यानी कि भाषा क्या है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि वधिर समुदाय से कृते संकेत समूह। वधिर समुदाय यानी कि वधिर, मुख बधिर आपने वर्ड सुना होगा, जो कि बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों के बारे में बात की जा रही है, ऐसे समुदाय के बारे में बात की जा रही है जो कि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उनके लिए संकेत भाषा, जो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोला जा रहा है कि ये भाषा है। वो भाषा का एक देखिए, भाषा तो हमारे देश में बहुत सारी भाषा हैं, उनमें से एक भाषा वो है, यानी कई भाषाओं में से एक भाषा के तौर पर हम लोग संकेत भाषा को देख सकते हैं। अगर पूरे लैंग्वेज को हमें डिफाइन करना पड़े तो हम केवल संकेत भाषा को नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी भाषा है ना, तो केवल संकेत भाषा एक संकुचित मात्र उत्तर है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, स्वाभाविक भाषा यस्या व्याकरणम नास्ति। ये कहा जा रहा है कि ये एक स्वाभाविक भाषा होती है जिसकी व्याकरण नहीं होती है। तो क्या ये अप्रोप्रिएट है? नहीं। प्रत्येक भाषा की अपनी व्याकरण होती है। जैसे कि मैं आपको हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूं, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं, तो आप मेरी भाषा को हूबहू एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जिस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल हो पा रहा है? ये ऐसे पॉसिबल हो पा रहा है कि जो ग्रामर के नियमों के अंतर्गत मैं आपको वाक्यों को बोल करके, भावों को बोल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वहीं हिंदी का व्याकरण आपने भी पढ़ा है, तभी तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो जब भी कोई एक लैंग्वेज बोल करके या फिर रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से दूसरे से इंटरेक्शन करता है, तो अगला बंदा उस भाषा को उसी प्रकार से समझे, इसके लिए प्रत्येक भाषा की अपनी एक ग्रामर होती है, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। और यह विकल्प कह रहा है कि स्वाभाविक भाषा तो है लेकिन इसका व्याकरण नहीं है, तो यह निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि स्वाभाविकी भाषा नास्ति। तो यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। कोई भी भाषा जो होती है उसका उच्चतम स्तर ही ये होता है कि उस लैंग्वेज में बच्चे कम्युनिकेट करें। अब कम्युनिकेट करेंगे तो जाहिर सी बात है नेचुरल इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट करेंगे तो उसे नेचुरल लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि स्वाभाविक भाषा नहीं है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, एका स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरणम अस्ति, यानी कि भाषा जो होती है एक स्वाभाविक भाषा होती है जिसका अपना व्याकरण होता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये बहुभाषा जानन्ति ते कथ्यते, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत भाषाओं को जानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बहुभाषाविद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कश्चिद छात्रः विद्यालयी शिक्षाम स्वमातृभाषायां प्रारभते, यानी कि कोई एक छात्र है जो कि विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्रारंभ कर रहा है। आगे पढ़िए, तत्पश्चात उच्च विद्यालयी शिक्षायाः समाप्ति पर्यंतम स अनेका भाषा जानाति। उसके बाद जब वो उच्च विद्यालय से अपनी शिक्षा को समाप्त कर रहा है तो वह कई भाषाओं को जानता है। भाषा शिक्षण से इति इयम पद्धति का कथ्यते, भाषा शिक्षण की ये पद्धति क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चे प्राइमरी स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रारंभ करते हैं और उसके बाद से धीरे धीरे वे विद्यालय के औपचारिक भाषा के संपर्क में आएंगे और अन्य भाषाओं को सीखेंगे। तो विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा से प्रारंभ करके अन्य भाषाओं को सीखना, ये मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता होता है, बहुभाषीयता होता है, जो कि एनसीएफ 2005 इसकी पैरवी करता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषायाः सह संलग्नतयाः अर्थो अस्ति, यानी कि भाषा के साथ संलग्न होना, इसका अर्थ क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कोई भी बच्चे गतिविधि करते हैं, कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, तो उसी दौरान उनको जो कॉन्टेक्स्ट में जैसे गतिविधि करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होगा गतिविधि को करने का कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। इस प्रकार से आप गतिविधि में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी नियम कानून जो होता है उसी को तो इंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो पहले टीचर के द्वारा बताया जाता है। तो जो कुछ भी बच्चे गतिविधि कर रहे हैं उसी दौरान
बच्चे को लैंग्वेज भी सिखाया जाना, यानी जो गतिविधि कर रहे हैं उसी के साथ लैंग्वेज को सह संलग्न करना ही यहाँ पर इसका अर्थ है। तो दूसरे विकल्प में बात की गई है छात्राः सोद्देश्यम भाषायाम कार्यम कुर्वन्ति, यानी कि जो छात्र हैं वो उद्देश्य के साथ भाषा में कार्य कर रहे हैं, यानी गतिविधि जो भी कर रहे हैं उसमें उनका उद्देश्य लैंग्वेज को भी सीखना है। इसे ही कहते हैं भाषाया सह संलग्नतया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के प्रीवियस ईयर कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।